ऐसा प्रेरणाप्रद प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ कि हमारे देश को आज़ाद कराने में आज हमारी राजनीतिक दल या नेता अपनी वाहवाही लेते हैं, लेकिन जब हम द्वितीय विश्व युद्ध सेकंड वर्ल्ड वार के सैनिकों से जो उस समय उस युद्ध में लड़े थे, उनके द्वारा जो मेरे से जो उनकी बातचीत हुई थी और उनके जो प्रसंग मेरे को याद रहे, वो प्रेरणाप्रद प्रसंग मैं आज की पीढ़ियों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कि आज़ादी के बाद मैं 1960 में और 61 में मैं बड़ौदा गांव जैसलमेर से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर मैं अध्यापक के रूप में मेरी नियुक्ति हुई। शाम का समय होता था तो वहाँ पर कई जो वहाँ के जो लोग थे, कई सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर सैनिक रह चुके थे। उस युद्ध के अंदर उनको बड़ी प्रसंग सुनाते थे, बड़े संस्मरण सुनाते थे, बड़े रोंगटे करने वाली कथाएं सुनाते थे। तो उसमें एक अर्जुन सिंह जी सूबेदार थे जो आर्मी के अंदर सैनिक थे और वहाँ से सेवानिवृत्त हो गए थे और गांव में आ गए थे। भगवान लाल राठी की दुकान थी, शाम को सारे लोग वहाँ इकट्ठे होते थे। तो उस समय वो लोग बातें सुनाते थे। तो उन्होंने कहा कि जब हमने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में आए तो भारत में हमारे भारतीय फौजियों के अंदर एक तरह की विद्रोह की भावना जागृत हो गई कि हमारे पर चर्चिल जैसे कुटिल प्रधानमंत्री जो है हमारे पर राज कर रहे हैं और हमारे देश को विकृत कर रहे हैं। 1857 का उनके पास आक्रोश था, वो आक्रोश एक विद्रोह के रूप में पनपने वाला था और इस विद्रोह की भनक इंग्लैंड में लोगों को ब्रिटिश सरकार को मिल गई और उन्होंने सोचा कि उस समय न तो उनके पास हथियार थे, न सेना थी, न किसी प्रकार का साधन नहीं था, क्योंकि वो ऐसी लड़ाई थी जिस लड़ाई को मात्र समाचार, जब मेरी उम्र 9-10 वर्ष की थी तो 1945 के अंदर जब वहाँ पर रेडियो एक जैसलमेर में था, एक मात्र रेडियो था, उस रेडियो के माध्यम से ऑल इंडिया रेडियो से समाचार आते थे कि द्वितीय महायुद्ध में नागासाकी हिंदू समाज पर आक्रमण हुए और वहाँ के सारे गांव नष्ट हो गए। तो इस प्रकार के समाचार सुनते थे तो उनकी स्मृतियाँ सुनकर के युद्धों की मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात मुझे उस समय समझाई, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इस देश को आज़ाद कराने में केवल मात्र नेता या राजनीतिक दलों का सहयोग नहीं रहा है, परोक्ष रूप से हमारी फौज का सहयोग रहा है कि अगर फौज ऐसी विद्रोह की भावना उनमें अंदर पैदा नहीं करता तो आज देश को आज़ाद होने में तुरंत इतना समय नहीं लगता कि 45 के 2 साल बाद ही अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया और देश आज़ाद हो गया। लेकिन उनकी कुटिल नीति वहाँ भी कायम रही, क्योंकि हमारे देश के अंदर 562 रियासतें थी। उन रियासतों को उन्होंने स्वतंत्र कर दिया और कहा कि चाहे तो आप हिंदुस्तान में मिलो, चाहे आप पाकिस्तान में मिलो और चाहे आप स्वतंत्र रहो। ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान बन गया, सिंध का बॉर्डर बंद हो गया, थार का रेगिस्तान, एक तरफ से पानी का सारा व्यापार, सारा समृद्ध खत्म हो गया। लेकिन मारवाड़ के जो राज्य थे, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, उस पर जिन्ना की बड़ी नज़र थी। उसने यहाँ के राजाओं को प्रलोभन देना शुरू किया, लोभ लालच दिया। अला रखा खान नाम के एक विदेश मंत्री उसका था, उसको जैसलमेर के महाराजा के पास भेजा कि आप हमारे साथ मिल जाए, हमको आपको सारी सुविधाएं देगी। लेकिन उनसे क्या बात हुई वो तो आज तक हमारे को रिकॉर्ड में नहीं मिली, मैं इतिहासकार हूँ लेकिन मेरे को नहीं मिली। लेकिन उसके बाद में जब दिल्ली के अंदर तीनों राजाओं के, मारवाड़ के, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर के सामने जिन्ना साहब ने एक सफ़ेद कागज़ रखा कि इस पर जो आपको शर्त लिखनी है आप इसके पर शर्त लिख दीजिए, आपकी सारी शर्तें मान ली जाएगी। उस समय हमारे महाराज कुमार गिरधर सिंह जी, महाराज जवाहर सिंह जी के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बात इससे पहले स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान भारत पर, हिंदुस्तान पर आक्रमण करता है तो मेरा राज्य हिंदुस्तान को सहयोग देगा, पाकिस्तान को नहीं देगा। इस पर जिन्ना आग बबूला हो गया और उसने कागज़ को वापस छीन लिया, उसको फाड़ दिया और अपना फाउंटेन पेन उठाकर वापस ने लिख दिया। इसका वर्णन मेनन ने अपनी पुस्तक में किया है, तो उसको साक्ष्य के रूप में भी हम उसको देख सकते हैं कि उनकी बात की पुष्टि करता है।
उसके बाद में देश जो है हमारा जैसलमेर जो राज्य था वह राजस्थान राज्य का एक हिस्सा बन गया और 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य का नवनिर्माण हुआ। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और हमारा जैसलमेर जो एक स्वतंत्र राज्य था वो एक जैसलमेर भारत का एक हिस्सा बन गया और एक जैसलमेर एक जिले के रूप में एक पिछड़ा क्षेत्र होकर रह गया। उस समय परिस्थितियाँ बड़ी विपरीत थी, न पानी था न किसी प्रकार के कोई साधन थे, चारों तरफ रेगिस्तान के जिले थे। लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ पर घुसपैठ करना चालू कर दिया, डाका डालना चालू कर दिया, सीमांत क्षेत्र के अर्जुना सुल्ताना जैसे नगरों को जलाना शुरू कर दिया, वहाँ की गायों को उठाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार की वारदातें दिन रात होने लग गई। उसी समय हमारे इस सीमांत क्षेत्रों से होकर के कई सिखों के शरणार्थियों के जत्थे इस क्षेत्र से होकर के रेगिस्तान को पार करते हुए बड़ी कठिनाइयों से जैसलमेरी नगरों में से निकलने लगे। तो जैसलमेर में राजा का तो बड़ी गरीब आदमी, राजा पैसे वाला नहीं था। तालाब के किनारे वैश्याओं की बनाई हुई परसालें तो धर्मार्थ उन्होंने बनाई थी, उसके अंदर विश्राम करते और शहर के लोग गेहूं को उबाल करके, गेहूं की गोलियां, आटा पीसने का समय नहीं था, उनको गोलियां खिला करके और एक एक गज पिछोड़ी राजा की तरफ से उनको दी जाती और वो शरणार्थी यहाँ को उनको आगे विदा कर देते, क्योंकि उनके पास उनको रखने की, ठहरने की, खाने पिलाने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। इस प्रकार हमारे वो शरणार्थी थे वो वहाँ से तकलीफ़ों को भुगते हुए चलते चले गए। आगे जा कर के शरणार्थी जो आते थे, कई रेलों में कई के खून से लथपथ होते थे, कई स्त्रियों को जोहर से भरी होती थी। तो उनमें 8 स्त्रियों को, जवान स्त्रियों को, सिखों की स्त्रियों को पठान लोग उठा के लेके चले गए। उस समय तनोट जो हमारा सीमांत क्षेत्र है, उस तनोट पर नारायण सिंह जी शियर भाटी राजपूत हाकम थे। उस समय प्रांत को हुकूमत कहा जाता था, तो उसकी हुकूमत के अधिकारी को हाकम कहा जाता था और वो वहाँ पर था। तो उस समय देश के अंदर ये उथल पुथल थी। उस बार राजा के पास किसी तरह सिपाही नहीं थे, सेना नहीं थी, सिपाही न हथियार थे, कुछ भी नहीं थे। लेकिन उस वीर के खून खोल गया कि हमारी औरतों को ये कैसे पठान उठा के ले गए हैं, कैसे गायों को उठा के ले गए। उन्होंने उनका पीछा किया और किशनगढ़ से 8 कोस 10 कोस की दूरी पर वो गायों को हाँकते हुए जा रहे थे, उनके साथ औरतें थी। उन्होंने गोलियां चला करके उनको ख़त्म कर दिया और गायों को वापस घेर के लाए, क्योंकि उनके पास 8 ही ऊँट थे, इसलिए 8 ही औरतों को वो लेकर ला करके बचा सके। कुछ लोग भाग के फिर से वहाँ रह गई। तो इस प्रकार का वो जो समय था बड़ा भयावह समय था देश की समय। उस समय परिस्थितियाँ, पाकिस्तान का युद्ध उस समय चालू हो गया था, एक तरीके से परोक्ष रूप से चालू हो गया था। 1950 से 1965 तक कि जैसलमेर बिल्कुल बिजार रहा, कहीं पानी नहीं मिलता था, 20-20 किलोमीटर में आदमी नहीं दिखाई देता था। जैसलमेर की जनसंख्या जो 1835 में एक अंग्रेज लेखक वाइले ने लिखा है कि जैसलमेर टाउन की पॉपुलेशन 35,000 थी, वो आकर के आज़ादी के समय 7,000 रह गई थी। सारे लोग यहाँ को जैसलमेर को छोड़ करके वापस चले गए थे और चले जाने से चारों तरफ रेगिस्तान था, भूखमरी थी। लोग अपने बच्चों को छोड़ करके इधर उधर चले जाते थे कमाने के लिए, और जो गेहूँ आता था उसकी स्मगलिंग होने लगी थी और लोगों के लिए खाने की तकलीफ, बहुत तकलीफ थी। कपड़ा भी जो मिलता था वो भी कंट्रोल से मिलता था और अमेरिका की कृपा से यहाँ पर लाल ज्वार आती थी, उस लाल ज्वार को भी लेने के लिए लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था। पानी की टंकियाँ आती थी जिसके अंदर अच्छे समृद्ध लोग पानी से उठा के लेके चले जाते थे, लेकिन गरीब औरतें उसको टंकी के पानी को प्राप्त करने के लिए भी तरसती रहती थी। बड़ा भयावह कठिन समय मैंने देखा है। और मेरे एक मित्र ने ऐसी कहानियाँ मेरे को सुनाई कि लोग अपनी औरतों को छोड़ के चले जाते थे, अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते थे, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। लोग पेड़ों की छालों को उबाल के पीते थे और उसके साथ साथ टूसों के बीजों को कूट कर आटे की रोटियां बना करके खाते थे। बड़ा पाली का विशाल क्षेत्र था, विषम क्षेत्र था, जिसके अंदर
गोरखान, गौ न के ऐसे पक्षी थे, नर पक्षी थे। कहीं कोई वीरान सा नगर था, ऐसा रात को हवेलियों में वगैरह में जाने में हमको थोड़ा डर सा लगता था। वो समय था, लेकिन इसी का दुष्परिणाम ये हुआ कि न सड़क, न वाहन, न संचार साधन, न किसी के लिए इसका फायदा उठाया। पाकिस्तान ने 1965 में तनोट को छोड़कर हमारी समस्त भारतीय पश्चिमी सीमाओं पर पाकिस्तान की मिसाइल आकर के बैठ गई। ईश्वर की कृपा थी कि तनोट के सैनिकों ने उनका मुकाबला किया। अगर तनोट वो आ जाते तो जैसलमेर तक उनको कोई रोकने वाला नहीं था। उन्होंने बड़े बड़े बम हवाई जहाज से गिराए, लेकिन वो सारे बम रेगिस्तान के अंदर धस गए। तो आज भी वहाँ पर मंदिर में रखे हुए उसके साक्षी हैं कि हमारे यहाँ पर ये बम गिराए गए थे। वो तनोट माता का चमत्कार था। इसलिए उस दिन से के बाद जो तनोट माता के अंदर जो RAC पुलिस और RAC रहती थी, उन्होंने इस मंदिर को समय 1966 में जब पहला चुनाव हुआ था तब मैं वहाँ गया था और उस मंदिर का साफ सफाई करके इस मंदिर की प्रतिष्ठा की थी। आज ये मंदिर सारे विश्व में जाना जाता है। सारे प्रधानमंत्री, सारे लोग वहाँ पर दर्शन करने को जो आते हैं। तो माता का चमत्कार था। उसके बाद 1965 से 1968 के समय के बीच में भारत सरकार का ध्यान इसकी ओर आया। तो ये कैसे क्या होगा, जब भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी तो उसने जैसलमेर दौरा किया और जैसलमेर की हवेलियां, किले, सरोवर और उनकी उपेक्षित जैसलमेर को देखा। और उपेक्षित जैसलमेर को देख करके उसने जैसलमेर को एक नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित कर दिया। और नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित करने के बाद उसने सड़कें, हवाई जहाज अड्डे, कई साधन बनाए। जो 1965 के अंदर जो लोगों ने फिल्म बनाई थी, सत्यजीत रे ने एक फिल्म बनाई थी गोपी गायन बाघा वायन, माइकल ब्लूमैन ने एक इंग्लैंड से बनाई थी मिरेकल ऑफ इंडिया, एक हुसैन शाह पेंटिंग ने एक जैसलमेर पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तो उसके अंदर ये सारा दृश्य आज भी हमारे पास वो सुरक्षित है कि उस समय कैसा हमारा जीवन था, कैसे लोग उजाड़ थे, कैसे तालाबों से पानी लाते थे। ये तालाब गरीसर का एकमात्र पीने का उस समय साधन था। और वो जब खत्म हो जाता था तो मैं अपनी माँ के साथ 5 किलोमीटर ऊपर से घड़ा उठा करके पानी लाता था। स्कूल मात्र एक स्कूल थी। शिक्षा के लिए मेरे को ऊँट के पर बैठ करके पोखरण जाना पड़ता था। पोखरण से जोधपुर के लिए हाई स्कूल की परीक्षा देने के लिए मेरे को वहाँ पर जाना पड़ता था। शिक्षा, संस्कृति, कला, यातायात सारा अभाव का क्षेत्र था। लेकिन 1968 के बाद रेल भी बनी, बिजली भी आई, नहर का भी विकास हुआ, ट्यूबवेल बने और हवाई अड्डे बने और हमारी फौजें, सैनिकों को RAC यहाँ पर रखी। फिर वो BSF में कन्वर्ट हो गई और उन्होंने जो है उसका फ़ायदा हमको 1971 की लड़ाई में मिला, जिन्होंने भारत में पाकिस्तान का कब्रिस्तान बना लिया, उनके टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। कई सैनिकों के पाँव में भरे हुए जूते, टोप, हैट, हथियार। आज भी इस रेगिस्तान में जब आंधियाँ आती है तो आंधी में धूल उड़ जाती है या बरसात में आती है तो भर करके वो सावन बाहर आते हैं, तो उसकी गवाह देते हैं कि हमारे भारतीय वीरों ने जो मात्र उस समय 135 या 130 व्यक्ति थे। और इधर उस आक्रमण की कहानी जो थी वो हमको जैसलमेर में कब मालूम पड़ी, क्योंकि अखबार भी नहीं आता था, एक प्रकार का कोई साधन ही नहीं था कि हमको कैसे मालूम पड़े। शहर में कलेक्टर के द्वारा, उनके द्वारा वायरलेस भी नहीं था, तो ढोल बजा करके लोग वायरलेस से सूचना देते थे, तो उससे मालूम पड़ गया कि क्या हुआ है। तो BBC से समाचार आते थे और हमारे पास बैटरी का रेडियो था। तो 9:30 बजे मार्क सली नाम का व्यक्ति था समाचार, वो समाचार देता था कि भारत की पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के बहुत बड़े टैंकों के हमले को भारतीय सेना ने विफल कर दिया। और वो कहानी 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर आक्रमण किया और 4 दिसंबर रेगिस्तान में किया और 5 दिसंबर को उन्होंने उनको गब्बर तक वापस धकेल दिया। और भारतीय सेनाओं ने आज तक उसके बाद में पाकिस्तान इस सीमा पर कभी आक्रमण करने का सोच तक नहीं सका और उसने उसको नहीं किया। उस समय हमारे पास जो साधन नहीं थे, जो सड़क नहीं थी,
सड़कों के बीच में लोग वो बम रख देते थे, खत्म कर देते थे। आज उस क्षेत्र में हमारी भारत सरकार को, मैं आज के वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री को और हमारी व्यवस्था को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज उस रेगिस्तान के धोरों में, जहाँ पर ये कहावत थी कि घोड़ा कीजिए काठ का, पंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, जब देखो देशान। यदि आप जैसलमेर की यात्रा करना चाहते हो तो आपका घोड़ा लकड़ी का होना चाहिए, शरीर पत्थर का होना चाहिए और उस पर वस्त्र लोहे के होने चाहिए, तब आप उसकी यात्रा कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। जैसलमेर में आज हवाई जहाज सड़कों पर उतरने लगे हैं। आज हमारी सीमा चारों तरफ सागर से लगा करके पहाड़ तक एक भारत माला की गौरव पथ के ऊपर ऐसे जुड़ गई है, जिसका हमें श्रेय आज के भारत के प्रधानमंत्री को और हमारी सरकार को देता हूँ कि जिन्होंने हमारे इस मरुस्थल की ओर ध्यान दिया। और इसलिए ये आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि हमारी भारतीय सीमा के जो रक्षक हैं, उन्होंने कई ऐसे इतिहास लिखे हैं, ऐसी गौरव गाथाएं लिखी है जो आने वाली पीढ़ियां उन पर गर्व करेगी, सम्मान करेगी। और आज हमारा क्षेत्र में जैसलमेर में और आरएसी जो अब बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल के नाम से जानी जाती है, उसका समारोह स्वर्ण नगरी जैसलमेर में हो रहा है। ये आने वाली पीढ़ियों को एक इतिहास के प्रसंग के अंदर अंकित किया जाएगा कि हमारे वीर सिपाहियों ने इस देश के लिए, आज देश आज़ाद होने के बाद जो कुछ मैंने समझा है, वो देखा है, वो ये है कि भारत देश आज़ाद होने के बाद जो सबसे बड़ी उसकी उपलब्धि है वह है फौज, भारतीय फौज। आज एक सायरन जैसलमेर में बजता है तो सारे भारत के सैनिक खड़े हो जाते हैं, चाहे वो केरल का हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे कर्नाटक का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का और पंजाब का हो, चाहे हमारे राजस्थान का वीर सिपाही हो, सारे लोग भारत के लिए एक साथ पर खड़े हो जाते हैं। चाहे वो चीन की लड़ाई हो, बर्फीला हिमालय का क्षेत्र हो, चाहे तपती धूप की रेगिस्तान की गर्मी हो, और उसके अंदर मेरा फौजी हमेशा दिखाई करते हैं और उन पर हमारे देशवासियों को गर्व है। आज हमारा भारत जो सुरक्षित है, उसके लिए मैं हमारे देश के समस्त शहीदों को, सीमांत क्षेत्र के अंदर अपने आप प्राणों को आहुति देने वालों को प्रणाम करता हूँ। और आज की कार्य करने वाले हमारे कार्यकर्ताओं के लिए सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।